नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप साउथ इंडिया के प्रमुख धार्मिक स्थान मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपनी जर्नी, अपनी यात्रा स्वयं ही प्लान करें। इसके लिए आपको इन इलाकों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन जो कि आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और आरामदायक हो सकता है, वो है टूर पैकेज लेने का, जिसमें कि कोई भी अरेंजमेंट आपको स्वयं नहीं करना होता। सारे अरेंजमेंट ट्रैवल कंपनी, ट्रैवल एजेंसी आपके लिए करके देती हैं, जिससे कि फ्री माइंड होकर आप अपनी यात्रा को एंजॉय कर सकते हैं। और इन्हीं बेनिफिट्स को देखते हुए हमने भी एक टूर पैकेज बुक किया है प्लूटो हॉलीडेज कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन है 5 नाइट्स 6 डेज का, जिसमें कि हम घूमेंगे मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी को। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इन धार्मिक स्थानों को। इस यात्रा के दौरान हमारा सीक्वल कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे मदुरई को, जो कि मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ और भी कई सारे स्थान हैं जो कि देखने लायक हैं, जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। और फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे रामेश्वरम के लिए, जो कि भारत के 4 धामों में से एक है। और यहाँ पर कई सारे पौराणिक स्थान हैं जो कि रामायण से जुड़े हुए हैं। रामेश्वरम से आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे कन्याकुमारी के लिए, जो कि भारत भूमि का अंतिम छोर है। यहाँ कई सारे प्रसिद्ध स्थान हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए मिलकर अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन सभी प्रसिद्ध स्थानों को। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है मदुरई एयरपोर्ट से, क्योंकि हम मदुरई पहुंचे हैं बाय एयर। हमने फ़्लाइट ली थी इंदौर से मदुरई के लिए, जिसका ड्यूरेशन था लगभग 5 घंटे का, क्योंकि एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि चेन्नई होकर मदुरई पहुंची है। अगर आप मदुरई बाय फ़्लाइट नहीं आना चाहते हैं तो मदुरई आप बाय ट्रेन आ सकते हैं या फिर आप बाय बस आ सकते हैं, क्योंकि मदुरई की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अब मदुरई पहुंचते ही हमें लेने आ चुकी है गाड़ी, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। मदुरई में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं, ये होटल काफ़ी लग्जीरियस है, लेकिन इसके रूम को मैं आपको अंदर से दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें भी साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। ये होटल रूम हमारे टूर पैकेज में शामिल है, जो कि हमने बुक किया था प्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ। अगर आप इस होटल रूम को बुक करना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के कांटेक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। मदुरई में अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सर्व की जाती हैं। पूरा बुफे लगता है, जिसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, जिन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं। अब मदुरई घूमने के लिए हम चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल हैं। और अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारे ड्राइवर सर के साथ, जिनका नाम है श्रीदेव, जो कि एक काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं। और जब आप साउथ इंडिया में आते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करने मिल सकती है, वो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ के लोग या तो तमिल बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन जैसे हम नॉर्थ इंडिया से आए हैं, राजस्थान से, तो हमारे लिए जो मोस्ट कंपेटेबल लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो हमारे साथ जो ड्राइवर सर हैं श्रीदेव, ये हिंदी में कंफर्टेबल हैं। इनको आप हिंदी में बात कर सकते हैं, ये हिंदी बोलते भी हैं। सर, हिंदी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता आपको?
तो ये एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज होता है। अगर आप टूर पैकेज लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी पूरी तरह सॉल्व हो जाती है। मदुरई में अब सबसे पहले हम चल रहे हैं मीनाक्षी देवी मंदिर के लिए। अब हम मदुरई के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, जो कि है मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। ये मंदिर अपनी कलाकृति और अपनी वास्तुकला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मीनाक्षी देवी माता पार्वती का स्वरूप है और यहाँ पर भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में विराजमान हैं। मीनाक्षी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का गर्भगृह लगभग 3500 साल पुराना है। मीनाक्षी मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। अभी जो आप हमारे पीछे स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसे ही कहा जाता है गोपुरम। और जो मीनाक्षी मंदिर की मेन कारीगरी है, जो मेन आर्ट है, वो इन्हीं गोपुरम पे नज़र आती हैं। जब आप इन गोपुरम को करीब से देखेंगे तो इन पे बारीक बारीक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं बनी हुई हैं, जो कि अलग अलग देवी देवताओं की हैं। मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के टाइमिंग को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें कि अलग अलग भाषाओं में टाइमिंग को मेंशन किया गया है। मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर में 12:30 बजे तक ओपन रहता है। फिर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक मंदिर बंद रहता है। उसके बाद 3:30 बजे वापस से ओपन होता है, जो कि 9:30 बजे तक ये ओपन रहता है। जब यहाँ पर आप दर्शन करने आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कर्टेन टाइम्स हैं, यानी कि मंदिर में पर्दे लग जाते हैं कुछ टाइम के लिए। जैसे 1-1 घंटे के स्लॉट्स यहाँ पर लगाए गए हैं टाइमिंग के, सुबह शाम के, तो उनको आप ध्यान में रखें। और उसके अलावा आप सभी टाइम पर यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर आपके साथ कुछ वृद्ध लोग आते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति आते हैं जो कि चलने में असमर्थ हैं, तो यहाँ पर व्हील चेयर की सुविधा भी अवेलेबल है, जो कि उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। मीनाक्षी मंदिर में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें वो सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि मोबाइल, कैमरा, वो अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। जो अलग अलग कपड़े होते हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध है। जैसे कि आप यहाँ पर जो शॉर्ट्स है वो पहनकर नहीं जा सकते, और बाकी जो क्लॉथ्स हैं उनको भी मेंशन किया गया है। और कई सारी चीज़ें हैं जो कि अंदर नहीं ले जाई जा सकती। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन या फिर किसी भी तरह का सामान अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लॉक रूम्स बने हुए हैं। अगर आप यहाँ मोबाइल डिपॉजिट करवाते हैं तो 5 रुपीज़ पर मोबाइल का चार्ज लगता है, जो कि आप यहाँ पर लॉकर में रख सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को सेफली। और अगर आप अपने साथ बैग वगैरह लेकर आते हैं तो बैग यहाँ पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। साथ में ही शो काउंटर्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप अपने चप्पल जूते डिपॉजिट करा सकते हैं। अब हम मीनाक्षी मंदिर में दर्शन के लिए चल रहे हैं। ये है मुख्य मंदिर में प्रवेश करने का रास्ता। इस रास्ते में जब हम जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी जांच से गुजरना होता है। जो भी सामान यहाँ पर ले जाना अलाउड नहीं है वो यहाँ पर चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही हमें मंदिर के अंदर प्रवेश मिलता है। अब मंदिर के दर्शन करते हुए मैं आपको मंदिर की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार पांड्य राजा मल्यध्वज ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना करी और राज्य के उत्तराधिकारी की कामना की। देवताओं के आशीर्वाद से उन्हें एक पुत्री मीनाक्षी की प्राप्ति हुई। मीनाक्षी देवी माता पार्वती का अवतार हैं और मीनाक्षी का मतलब होता है मछली की आंखों वाली देवी। कथा के अनुसार जब मीनाक्षी देवी वयस्क हो जाती हैं तो भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मल्यध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरई नगर में आते हैं। फिर भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में मीनाक्षी देवी से विवाह करते हैं।
इस विवाह को विश्व का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जिसमें पूरी पृथ्वी के लोग मदुरई में एकत्रित हुए थे। भगवान विष्णु स्वयं इस विवाह को संचालन करने आए थे। आने में उनको थोड़ा विलंब हो गया, इस कारण विवाह कार्य स्थानीय देवता कूडल अजगर द्वारा संचालित किया गया। बाद में भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और नगर के पास एक पर्वत अलगर कोविल पर रह गए। फिर देवताओं द्वारा उन्हें मनाया गया और फिर उन्होंने ही मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर भगवान का विवाह संपन्न करवाया। आज भी विवाह एवं भगवान विष्णु को मनाना दोनों को ही मदुरई के सबसे बड़े त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। मीनाक्षी देवी की प्रमुख प्रतिमा में उन्होंने अपने हाथ में एक कमल का फूल लिया हुआ है, जिस पर एक तोता बैठा हुआ है। उनकी कमर पर एक छोटा खंजर भी है और मंदिर की दीवारों पर उनके विवाह की छवि नजर आती है। मंदिर के अंदर माता मीनाक्षी के साथ साथ भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में विराजमान हैं, जिनके भी हम यहाँ दर्शन करते हैं। सुंदरेश्वर शिव मंदिर के सामने नंदी जी की एक काफी बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के लिए काफी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो फ्री दर्शन कर सकते हैं या फिर वीआईपी दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 50 to 100 रुपीज़ का यहाँ पर टिकट चार्ज लगता है। मीनाक्षी मंदिर के जस्ट सामने ही आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा उडू मंडपम। ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कई सारे पिलर्स हैं और इसका आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। अब मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल रहे हैं थिरुमलाई नायक पैलेस को एक्सप्लोर करने। मदुरई में अब हम देखने आ चुके हैं थिरुमलाई नायकर पैलेस को, जिसका निर्माण कराया गया था 1636 में राजा थिरुमलाई नायकर द्वारा। इस महल का डिज़ाइन एक इटालियन आर्किटेक्ट द्वारा किया गया है और इस महल की वास्तुकला भारतीय, इस्लामी और यूरोपियन शैली की है। आज की डेट में इस महल का सिर्फ 1/4 भाग ही देखने लायक बचा है और इसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। थिरुमलाई नायक पैलेस को देखने का टिकट शुल्क लगता है 10 रुपीज़ पर पर्सन का। और इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम के बारे में बात करें तो ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। मदुरई में अब हम आ चुके हैं अलगर कोविल मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है। साउथ इंडियन शैली में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और ये है अलगर कोविल मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसकी कलाकृति वाकई में देखने लायक है।
गोपुरम को जब हम पास से देखते हैं तो इसमें कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं नजर आती हैं और कई सारी पौराणिक कथाओं का विवरण देखने मिलता है। साथ ही गोपुरम की कुछ प्रतिमाओं में स्त्री पुरुष के कुछ इरोटिक फिगर्स भी देखने मिलते हैं। गोपुरम से जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, हमें सामने की ओर नजर आता है मुख्य मंदिर, जो कि है अलगर कोविल, यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर। अलगर कोविल का ये मंदिर काफी प्राचीन है और जब आप इसे देखेंगे तो चारों ओर से ये मंदिर परकोटे से घिरा हुआ है। मदुरई में अब हम आ चुके हैं टेप्पाकुलम के पास में, जो कि एक बड़ा तालाब है। कई लोग इसे बड़ा सा वाटर टैंक भी कहते हैं, लेकिन आप इस तालाब के बीच में देखेंगे तो आपको नजर आएगा एक मंदिर, जो कि है भगवान गणेश जी का। मदुरई में अब हम आ चुके हैं गांधी मेमोरियल म्यूजियम को देखने, जो कि महात्मा गांधी जी से जुड़ा एक संग्रहालय है। इस म्यूजियम में गांधी जी से जुड़ी हुई कई सारी चीजें रखी हुई हैं, जिन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खास देखने लायक चीज है वो है खून से सने हुए कपड़े, जो कि गांधी जी ने अंतिम समय में पहने हुए थे। अभी हम चल रहे हैं मदुरई से रामेश्वरम के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 170 किलोमीटर्स का। ये रास्ता काफ़ी अच्छा है और इसे पार करने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। रामेश्वरम जाने के लिए अब हम पहुंच चुके हैं पंबन ब्रिज पर, जो कि रामेश्वरम द्वीप को भारत भूमि से जोड़ता है। पंबन ब्रिज पर 2 ट्रैक्स हैं। एक तो है रेलवे ट्रैक, जिसे ब्रिटिशर्स काल में बनवाया गया था, और एक है ये रोड वाला रास्ता, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो बसेस हैं, कार हैं, वो इससे गुजरती हैं। पंबन ब्रिज के अभी एक ऐसे पॉइंट पर हम खड़े हैं जहां पर नज़र आ रहा है ओपन होने वाला पुल, यानी कि जब यहां से बोट्स गुजरती हैं, बड़े साइज़ के शिप्स गुजरते हैं, तो ये जो रेलवे ट्रैक वाला ब्रिज है इसे ओपन कर दिया जाता है ताकि जहाज़ यहां से आसानी से गुजर सकें। अब हम पहुंच चुके हैं रामेश्वरम में। हम तो यहाँ अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू पहुँचे हैं, लेकिन अगर आप रामेश्वरम बाय बस आते हैं तो बस आपको ड्रॉप करती है रामेश्वरम बस स्टैंड पर, जहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर दूर दूर से बसेस आती हैं। अगर आप भी बस से आते हैं तो यहीं पर आपका ड्रॉप होगा, और अगर कहीं वापस भी जाना चाहते हैं तो कनेक्टिंग बस आपको यहीं से मिलेगी। रामेश्वरम बस स्टैंड के साथ ही अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा रामेश्वरम का रेलवे स्टेशन, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है, तो अगर आप रामेश्वरम बाय ट्रेन भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं।
रामेश्वरम में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन से पहले हमें सर्वप्रथम जाना होता है अग्नि तीर्थम में स्नान के लिए। फिर हम जाते हैं 22 तीर्थम में स्नान के लिए और इसके पश्चात हम जाते हैं मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए। तो कुछ इसी सीक्वल में अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। रामेश्वरम में अब हम आ चुके हैं अग्नि तीर्थम के पास में, जो कि एक पौराणिक स्थान है और यहाँ पर स्नान करने का एक विशेष महत्व है। इस स्थान की एक पौराणिक कथा है जो कि अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस लौट रहे थे तो इस स्थान पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी और अग्नि परीक्षा के पश्चात अग्निदेव ने समुद्र में यानी कि इस स्थान पर अग्नि तीर्थ में स्नान किया था और इसी वजह से इस स्थान का महत्व है। और यहाँ आज आप देखेंगे तो कई सारे श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आएंगे। अब रामेश्वरम मंदिर के उत्तरी द्वार यानी कि नॉर्थ गेट पर हम पहुंच चुके हैं, जिसे उत्तरी गोपुरम भी कहा जाता है। यहां से 22 तीर्थम में स्नान के लिए प्रवेश किया जाता है। 22 तीर्थम यानी कि 22 कुंडों का स्नान करने के लिए हमें 25 रुपीज़ पर पर्सन का यहाँ से टिकट परचेज़ करना होता है, जो कि नॉर्थ गेट पर बने टिकट काउंटर से हम परचेज़ कर सकते हैं। अब हमने 22 तीर्थम में स्नान करने के लिए प्रवेश कर लिया है। 22 तीर्थम का अर्थ है 22 पवित्र कुंड, जिनके जल से स्नान करने से चर्म रोगों और पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पर एक के बाद एक टोटल 22 कुंड बने हुए हैं। सभी कुंडों को नंबर दिए गए हैं और साथ ही सभी कुंडों के अलग अलग नाम भी हैं। सभी कुंडों पर कुछ सेवादार खड़े होते हैं जो कि रस्सी और बाल्टी की सहायता से कुंड से पानी निकालते हैं और श्रद्धालुओं को स्नान कराते हैं। रामेश्वरम में अब हम चल रहे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि रामेश्वरम का सबसे प्रमुख मंदिर है और भारत के 4 धामों में से एक है। इसी के साथ इस मंदिर का एक और इम्पोर्टेंस है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से भी ये एक है और अगर नंबरिंग वाइज बात की जाए तो ये भगवान शिव के 11वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं। भारत में 4 प्रमुख धाम हैं, जो कि है द्वारका जी, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। लेकिन रामेश्वरम धाम के बारे में एक स्पेशल बात है कि ये भगवान शिव को समर्पित है और जो बाकी 3 धाम हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु के हैं। रामेश्वरम मंदिर समुद्र तट के पास में बना हुआ है और रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है, जिसकी कारीगरी देखने लायक है। अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं मंदिर के ईस्ट टावर से, जो कि मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पर दर्शन के लिए अलग अलग लाइंस लगती हैं। अगर आप फ्री दर्शन करना चाहते हैं तो उसकी लाइन अलग रहती है। अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं, वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, तो उसकी अलग अलग लाइंस हैं। यहाँ पर 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 50 रुपीज़ की भी लाइंस लगती हैं। अब मंदिर के गर्भगृह तक चलते चलते मैं आपको मंदिर की पौराणिक कथा सुनाना चाहूँगा। जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस लौट रहे थे तो वो समुद्र किनारे इस स्थान पर कुछ देर के लिए रुके। यहाँ पर उन्हें कुछ ऋषि मुनि मिले जिन्होंने उन पर ब्राह्मण हत्या का दोष बताया, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण एक ब्राह्मण था।
ब्राह्मण हत्या के दोष का निवारण करने के लिए ऋषि मुनियों ने भगवान श्री राम को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी को शिवलिंग लाने भेजा, लेकिन शिवलिंग लेकर आने में हनुमान जी को थोड़ी देरी हो गई, तो यहाँ पर माता सीता ने रेत की सहायता से एक शिवलिंग बनाया। फिर ऋषि जी ने कहा कि मुहूर्त बीता जा रहा है, आप इस रेत के शिवलिंग की ही आराधना कीजिए। ऋषि जी की बात मानकर भगवान श्री राम और माता सीता ने रेत के शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। फिर हनुमान जी शिवलिंग लेकर आए, लेकिन तब तक भगवान श्री राम और माता सीता ने पूजा अर्चना संपन्न कर ली थी। फिर हनुमान जी ने भगवान राम से कहा कि अब मेरे द्वारा लाया गया शिवलिंग कहाँ पर स्थापित किया जाए। पहले हनुमान जी ने कोशिश की कि उनके द्वारा लाया गया शिवलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जहाँ पर भगवान श्री राम और माता सीता ने शिवलिंग की पूजा की है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो शिवलिंग वहाँ से नहीं हिला। तो फिर भगवान श्री राम ने अपने द्वारा स्थापित रामलिंगम शिवलिंग के पास ही हनुमान जी के द्वारा लाए गए विश्वलिंगम शिवलिंग को स्थापित किया। और फिर भगवान श्री राम और माता सीता ने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। आज भी रामेश्वरम मंदिर में मुख्यतः 2 शिवलिंग विराजमान है। एक शिवलिंग तो वो जो कि भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया गया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और दूसरा शिवलिंग वो जो कि हनुमान जी द्वारा लाया गया था, जिसे विश्वलिंगम कहा जाता है। दोनों ही शिवलिंग को यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है और दोनों ही शिवलिंग की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। अब हम मंदिर के गर्भगृह के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में हम भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको मंदिर की सुंदर मूर्तियों को दिखाते हुए मंदिर का टाइमिंग बताना चाहूँगा। मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, जिस दौरान हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मंदिर के पट बंद होते हैं, जिस दौरान हम यहाँ दर्शन नहीं कर पाते। पर दोपहर 3 बजे से रात के 8 बजे तक मंदिर के पट खुले रहते हैं, जिस दौरान भी हम यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब हमने गर्भगृह में प्रवेश कर लिया है, जहां से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अब रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं रामेश्वरम के मार्केट एरिया में, जो कि मंदिर के पास में ही बना हुआ है। और यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ की चीज़ें मिलती हैं, जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आज है हमारी इस यात्रा का तीसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, जिसमें कई सारी वैरायटी के फूड आइटम्स शामिल हैं। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं धनुषकोडी के लिए, जिसका डिस्टेंस रामेश्वरम से लगभग 18 से 20 किलोमीटर्स का है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं धनुषकोडी में, जो कि भारत भूमि का अंतिम छोर है। इसके बाद समुद्र है और समुद्र के पार है श्रीलंका। और इस पॉइंट से अगर देखें तो श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पर कई सारे लोकल लोग हैं जिनसे हमने ये पूछा कि यहाँ से श्रीलंका कितना है, तो उनका कहना है कि यहाँ से सिर्फ 18 किलोमीटर रह जाता है श्रीलंका। अब धनुषकोडी में हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से राम सेतु की शुरुआत होती है। राम सेतु वही पुल है जो कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए बनाया था।
राम सेतु की लंबाई के बारे में बात करें तो ये 48 किलोमीटर्स लंबा है, यानी कि 48 किलोमीटर लंबा, जिसे 5 दिन के अंदर तैयार किया गया था करोड़ों की वानर सेना द्वारा। राम सेतु को बनाने वाले मुख्य शिल्पी थे नल और नील। राम सेतु का अस्तित्व आज भी है, लेकिन आप जब इस पॉइंट पर आएंगे तो आपको राम सेतु यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कई वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से राम सेतु पानी के नीचे जा चुका है। इस वजह से यहाँ से विजिबिलिटी नहीं हो पाती, लेकिन पानी के नीचे आज भी राम सेतु बना हुआ है, जिसे कई बार डाइवर्स ने देखा है और कई बार जो अगर इस पॉइंट से थोड़ा दूरी पर जाते हैं तो बीच बीच में राम सेतु के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। धनुषकोडी के इस अंतिम छोर से मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाना चाहूँगा कि अभी आप जो हमारे इस साइड में देख रहे होंगे, ये जो समुद्र है ये है इंडियन ओशन, जिसे कहा जाता है हिंद महासागर। और अभी मैं दूसरी साइड आपको दिखाना चाहूँगा, ये है बे ऑफ बंगाल, जिसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी। और अभी जिस पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, जो ये मिडिल पॉइंट है, ये है संगम पॉइंट, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आकर मिलते हैं, यानी कि दो समुद्र आकर यहाँ पर मिलते हैं और इसे बोलते हैं संगम। धनुषकोडी का नाम भगवान श्री राम के धनुष के आधार पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है धनुष की नोक। धनुषकोडी में अब हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर पुराने अवशेष देखे जा सकते हैं, क्योंकि पुराने समय में धनुषकोडी एक बड़ा सिटी हुआ करता था, एक बड़ा आबादी वाला क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन जब 24 दिसंबर 1964 को यहाँ पर साइक्लोन आया, एक सुनामी जैसा आया, तो उस दौरान ये पूरी आबादी, पूरा शहर पानी के अंदर डूब गया और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जो पुराने अवशेष हैं वो आज देखे जा सकते हैं। अभी सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं धनुषकोडी का रेलवे स्टेशन, जिसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, और इसके जो अवशेष हैं वो अभी आप हमारे पीछे देख पाएंगे। पुराने टाइम पर यहाँ तक रेलवेज़ की भी सुविधा थी, कुल मिलाकर इतना ज़्यादा डेवलप्ड ये एरिया था कि यहाँ तक ट्रेन भी आती थी। धनुषकोडी में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कई सारी शी शेल्स और शंख की दुकानें नज़र आएंगी, जिनमें से एक शॉप पर अभी मैं आया हूँ। यहाँ पर जो वैरायटी है शंखों की वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे तो बड़े बड़े साइज़ के जो शंख होते हैं, जिन्हें अगर आप चाहें तो यहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। इस तरह के बड़े साइज़ के शंख यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप छोटे लेना चाहते हैं तो छोटे की वैरायटी भी है यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर शी शेल्स और शंखों के द्वारा डेकोरेटेड आइटम्स भी मिलते हैं। जैसे कि आप ये पीछे जो सारे फोटो फ्रेम्स टाइप के देख रहे होंगे, ये सभी शंख और जो सी शेल्स मिलते हैं उनसे मिला करके बनाए गए हैं। यहाँ पर कई सारी शॉप्स पर आप ओरिजिनल पर्ल, ओरिजिनल जो मोती होता है उसे भी परचेज कर सकते हैं। ओरिजिनल मोतियों की जो माला होती है, जो समुद्र से मोती निकलते हैं सीपियों के अंदर, इस तरह की जो सीपियाँ होती हैं इनके अंदर मोती होते हैं। मतलब ये जब सीपियाँ बंद होती हैं तो इनके अंदर मोती निकलते हैं। जब समुद्र से जो ओरिजिनल मोती निकलते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और उनकी जो माला होती है वो भी यहाँ पर से आप परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह की ये माला होती है, ये ओरिजिनल मोती है जो कि समुद्र से निकलता है। काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है वो यहाँ पर ईजिली अवेलेबल होती है। धनुषकोडी में एक लाइट हाउस भी है जिसके ऊपर तक जाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से धनुषकोडी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। लाइट हाउस के अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो इसका 10 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट चार्ज लगता है। अगर टाइमिंग के बारे में बात करूं तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक लाइट हाउस ओपन रहता है, लेकिन मंडे के दिन इसका अवकाश होता है।
अब हम आ चुके हैं कोठंडा रामर टेम्पल में, जो कि एक पौराणिक स्थान है रामायण से जुड़ा हुआ। ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। ये मंदिर धनुषकोडी वाले मार्ग पर ही पड़ता है, तो अगर आप धनुषकोडी आते हैं तो इस स्थान पर ज़रूर आएं। इस मंदिर के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग स्थान है जहां पर राम सेतु के तैरते हुए पत्थर यानी कि फ्लोटिंग स्टोन्स दिखाए जाते हैं। इन पत्थरों को अगर आप चाहें तो यहाँ छू सकते हैं और अगर चाहें तो हाथ से उठा भी सकते हैं। रामेश्वरम में अब हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मण तीर्थम के पास में, जो कि एक पौराणिक स्थान है रामायण से जुड़ा हुआ। इस स्थान का इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि लंका विजय करने के बाद वापस लौटते वक्त इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने भगवान शिव की आराधना की थी अपने पापों से मुक्ति हेतु। यहाँ पर प्राचीन लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी बना हुआ है, जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है, जो कि देखने लायक है। रामेश्वरम में अब हम आ चुके हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए, जहां पर हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के हम दर्शन कर सकते हैं। यही वह स्थान है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप सर्वप्रथम इसी स्थान पर धारण किया था। इस मंदिर के अंदर कुछ फ्लोटिंग स्टोन्स भी नजर आते हैं, यानी कि कुछ तैरते हुए पत्थर जो कि राम सेतु में उपयोग किए गए थे। रामेश्वरम में अब हम पहुंच चुके हैं रामर पादम मंदिर के पास में, जो कि गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है। इस स्थान के पौराणिक इम्पोर्टेंस के बारे में अगर बात करें तो यही वह स्थान है जहां खड़े होकर भगवान श्री राम ने लंका के डिस्टेंस का अनुमान लगाया था। इसी वजह से भगवान श्री राम के पद चिन्ह यानी कि रामर पादम यहां पर आज भी अंकित हैं। इस स्थान के कुछ और महत्व भी हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यह स्थान रामेश्वरम का एक हाइट वाला स्थान है, एक ऊंचाई वाला स्थान है। इस वजह से जब रामायण काल में हनुमान जी को लंका जाना था तो लंका के लिए हनुमान जी ने इसी पर्वत से छलांग लगाई थी। क्योंकि गंधमादन पर्वत काफ़ी ऊंचाई वाला स्थान है, तो जब आप रामर पादम मंदिर के ऊपरी हिस्से पर आएंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि रामेश्वरम का दूर दूर तक का नज़ारा यहाँ से देखा जा सकता है। जैसे कि इस साइड आप देखेंगे तो रामा स्वामी मंदिर जो मेन मंदिर है रामेश्वरम का, वो भी यहाँ से नज़र आता है। जो रामेश्वरम की बसावट है वो नज़र आती है, और साथ ही नज़र आता है रामेश्वरम का टीवी टावर। रामेश्वरम में अब हम पहुंच चुके हैं विलोंडी तीर्थम में, जो कि एक पौराणिक स्थान है जो कि रामायण से जुड़ा हुआ है। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व इस वजह से है क्योंकि जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस रामेश्वरम में लौटे थे, तो जब यहाँ पर वो आए तो माता सीता को यहाँ पर प्यास लगी। तो भगवान श्री राम ने माता सीता की प्यास बुझाने के लिए समुद्र में एक तीर मारा था, जिससे यहाँ पर मीठा पानी उत्पन्न हुआ और उससे माता सीता की प्यास बुझी। जब आप विलोंडी तीर्थम पर आएंगे तो आपको यहाँ एक व्यक्ति नज़र आएंगे जो कि सबसे पहले तो आपको समुद्र का पानी चखाएंगे, जो कि आपको पीने में बहुत खारा लगेगा। मतलब इट्स अ सॉल्टी वाटर, बहुत खारा पानी है। और दूसरी तरफ अब वो इस कुएं से पानी निकाल रहे हैं, जैसे विलोंडी तीर्थम बोलते हैं। वहाँ का जो पानी है उसे वो टेस्ट कराएंगे कि अब वो कैसा है। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ये पानी वाकई में बिल्कुल मीठा पानी है। और अब मैं अपने मतलब एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि यहाँ एक दीवार के जस्ट इतना ही गैप है, यहाँ पे समुद्र है और यहाँ ये कुआं है।
इसमें बिल्कुल मीठा पानी है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है और यहाँ पे पानी इतना खारा है कि उसे पिया नहीं जा सकता। तो वाकई में ये जगह एक चमत्कार से कम नहीं है। रामेश्वरम में अब हम आ चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल को देखने, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ है। इस मेमोरियल म्यूजियम को देखने का किसी तरह का शुल्क नहीं लगता है और ये म्यूजियम सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। इस म्यूजियम के अंदर मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इस वजह से हम आपको म्यूजियम के अंदर का तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन इस म्यूजियम के अंदर क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्या क्या चीज़ें आप अंदर देख सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। इस म्यूजियम के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और रॉकेट साइंटिस्ट थे, उनका बरियल है, यानी कि वो स्थान है जहाँ पर उन्हें दफनाया गया था। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लास्ट टाइम में पहने हुए वस्त्र रखे हुए हैं, जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। साथ ही उनसे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो अगर आप रामेश्वरम आते हैं तो इस मेमोरियल म्यूज़ियम को ज़रूर देखें। रामेश्वरम में अब हम आ चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के हाउस के पास में, जो कि भारत के राष्ट्रपति और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। यही वो स्थान है जहां पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था और आज उनके इस घर को म्यूज़ियम के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ ऊपर उनकी कई सारी चीज़ें हैं जो कि देखी जा सकती हैं। आज है हमारी इस यात्रा का 4th डे और अब हम चल रहे हैं रामेश्वरम से कन्याकुमारी के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 310 किलोमीटर्स का, जिसे पार करने में लगभग 6 से 7 घंटे का समय लगता है। अब हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे ये होटल काफ़ी डिसेंट है और नीट एंड क्लीन है। हमारे इस होटल रूम का वॉशरूम एरिया भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है, इसमें भी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। आज हमारी इस यात्रा का 4th डे था, जो कि कन्याकुमारी पहुंचने में ही समाप्त हो गया। तो आज हम यहाँ रेस्ट करेंगे और कल सवेरे से ही कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करेंगे। कन्याकुमारी को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम थोड़ा जल्दी उठे हैं। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और सबसे पहले हम चल रहे हैं कन्याकुमारी भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि कन्याकुमारी का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिर है। कन्याकुमारी माता पार्वती का ही स्वरूप है, जिसे यहाँ पर कन्या रूप में पूजा जाता है। कन्याकुमारी के नाम पर ही इस स्थान का नाम पड़ा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मंदिर में दर्शन करने के टाइमिंग्स को मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ये मंदिर सुबह 4:30 बजे ओपन हो जाता है और दोपहर में 12:30 बजे तक ओपन रहता है। शाम के समय के बारे में बात करें तो शाम को मंदिर 4 बजे ओपन होता है और 8:15 तक ओपन रहता है। तो आप इसमें से किसी भी समय मंदिर में दर्शन करने आ सकते हैं। अब हम मंदिर के अंदर दर्शन करने चल रहे हैं। यहाँ पर एक लाइन लगती है फ्री दर्शन की और एक लाइन लगती है VIP या शीघ्र दर्शन की, जिसका चार्ज लगता है 20 रुपीज़ पर पर्सन का। तो आप दोनों में से किसी भी लाइन को प्रेफर करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। मंदिर में दर्शन हेतु पुरुषों के लिए एक विशेष नियम है कि पुरुषों को शर्ट और बनियान उतार कर ही मंदिर में प्रवेश करना होता है। मंदिर की एक पौराणिक कथा है जो कि मंदिर के अंदर चलते चलते मैं आपको सुनाना चाहूँगा।
किंवदंतियों के अनुसार राक्षस बाणासुर ने सभी देवताओं को पकड़कर कैद कर रखा था। वरदान के अनुसार उसे केवल कुंवारी लड़की यानी कि कुंवारी कन्या ही मार सकती थी। इसलिए देवताओं की प्रार्थना और विनती पर देवी पराशक्ति ने कुंवारी लड़की का रूप धारण किया। कन्याकुमारी का शिव से विवाह तय हुआ। नारद जी को यह मालूम था कि राक्षस बाणासुर को तभी मारा जा सकता है जब देवी अविवाहित रहे। उन्होंने कई तरीकों से विवाह रद्द करने की कोशिश की। जब वे सफल नहीं हो सके और विवाह आधी रात को तय हुआ तो उन्होंने एक योजना तैयार की। जिस दिन भगवान शिव आधी रात को होने वाले विवाह के लिए आ रहे थे तो ऋषि नारद ने एक मुर्गे का रूप धारण किया और भ्रम पैदा करने के लिए बांग लगा दी। मुर्गे की आवाज सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि सुबह हो गई है, विवाह का मुहूर्त निकल चुका है और भगवान शिव वापस लौट गए। देवी प्रतीक्षा करती रह गई। बाद में देवी ने अविवाहित रहने का फैसला लिया। आज भी कुंवारी के रूप में पूजी जाती हैं। बाणासुर ने देवी से जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने चक्र और गदा से उसका नाश कर दिया। नारद जी और भगवान परशुराम जी ने देवी से कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया, जिसे देवी ने स्वीकार किया। फिर परशुराम जी ने समुद्र किनारे देवी कन्याकुमारी का मंदिर बनाया, जहां पर आज हम दर्शन करने आते हैं। कन्याकुमारी में अभी सुबह सुबह हम आए हैं सनराइज व्यू पॉइंट पर, जो कि समुद्र के किनारे बना हुआ है। क्योंकि कन्याकुमारी का जो सनराइज़ है वाकई में बहुत ख़ास होता है, क्योंकि भारत का आखिरी छोर है, इसके बाद समुद्र है, तो यहाँ सनसेट देखना और सनराइज़ देखने का एक अलग ही महत्व है। अब कन्याकुमारी में सनराइज़ हो चुका है, सूर्योदय हो चुका है और वाकई में इसका नज़ारा देखने लायक है। अभी सनराइज़ पॉइंट पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिल रही है कि एक तरह का हार्बर टाइप का है, एक बोट स्टैंड है जहाँ पर कई सारे मछुआरों की बोट्स आती हैं। जो मछुआरे समुद्र में फ़िशिंग के लिए जाते हैं वो यहाँ पर आकर अपनी बोट्स लगाते हैं। जैसे कि अभी देखेंगे आप, तो ये सनराइज़ पॉइंट पर इनकी बोट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पर लगा रहे हैं और कई लोग जो मछलियाँ पकड़ के लेके आए हैं वो मतलब अपनी दुकानों पर सेल करने के लिए उन्हें लेकर जा रहे हैं। कन्याकुमारी में अब हम चल रहे हैं स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के लिए, जहां तक पहुंचने के लिए हमें बोट यानी कि फेरी की सहायता लेनी होती है। और यहां पर दो तरह के टिकट लिए जाते हैं जिससे कि आप जा सकते हैं मेमोरियल तक। एक टिकट है 75 रुपीज़ का, जो कि एक जनरल टिकट है। अगर आप एक स्पेशल टिकट लेना चाहते हैं तो उसका मूल्य होता है 300 रुपीज़ का। लेकिन इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे आप 300 रुपये वाला टिकट लो या 75 रुपीज़ वाला टिकट लो, दोनों को बोट समान ही मिलती है, एक ही बोट से जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा 300 रुपये वाले में टाइम कम लगता है और 75 रुपीज़ वाले में टाइम ज़्यादा लगता है। अब मेमोरियल तक जाने के लिए हम लाइन में लग चुके हैं। मेमोरियल के टिकट टाइमिंग के बारे में बात करूं तो सुबह 7:45 बजे से शाम को 4 बजे तक यहाँ टिकट मिलते हैं। लेकिन टिकट लेने के लिए आपको बहुत बड़ी लाइन का सामना करना होता है। इस लाइन में लगे हुए हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय हो चुका है। एक पर्सनल सलाह देना चाहूँगा कि मेमोरियल तक जाने के लिए आप वीकेंड्स यानी कि सैटरडे, संडे या फिर पब्लिक हॉलिडे को चूज़ ना करें, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। अब हम फेरी के अंदर आ चुके हैं। फेरी के अंदर काफ़ी सारे लोगों की बैठने की कैपेसिटी है।
अब बोट की सहायता से हम दूसरे साइड पर पहुंच चुके हैं, जहां पर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक बहुत बड़ी चट्टान पर बना हुआ है और ये वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन और 3 रातों तक ध्यान लगाया था, यानी कि मेडिटेशन किया था, और उसी के बाद उन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मेमोरियल के ठीक सामने एक मंडपम बना हुआ है, जहां पर माता कन्याकुमारी के पद चिन्ह अंकित हैं, जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में जो अभी आप ये बड़ी प्रतिमा देख रहे होंगे, ये है श्री तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा, जो कि एक प्रसिद्ध तमिल कवि थे। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल से तिरुवल्लुवर जी के स्टैचू तक के लिए अब एक ग्लास ब्रिज का निर्माण कर दिया गया है, जो कि काफ़ी बड़ा ब्रिज है और इसे समुद्र के बीच में बनाया गया है, जिससे कि कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो गई है। ग्लास ब्रिज पर चलने का अनुभव वाकई में बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप ग्लास ब्रिज से नीचे की ओर देखेंगे तो पूरा समुद्र नज़र आता है, और जब आप इस पर चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि समुद्र के ऊपर एक कांच की परत है, उसके ऊपर आप चल रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग अनुभव होता है। अब तिरुवल्लुवर जी के स्टैचू के मैं काफ़ी करीब आ चुका हूँ, और स्टैचू का जो पैर का पंजा है उसके साइज़ को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टैचू काफ़ी बड़ा है। इस प्रतिमा की हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट है 133 फीट्स की, यानी कि 133 फीट्स की, जिसे अगर हम मीटर्स में बोलें तो ये होगा 41 मीटर्स। अब संगम व्यू पॉइंट के मेन स्थान पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से 3 समुद्रों का संगम देखा जा सकता है। अभी जो आप हमारे पीछे ये समुद्र देख पा रहे होंगे, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, और यहाँ हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये नज़र आएगा इंडियन ओशन, यानी कि हिंद महासागर, और इस साइड में आप देखेंगे तो ये है अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर, और ये तीनों ओशंस इस पॉइंट पर आकर मिलते हैं और बनाते हैं त्रिवेणी संगम। अब हम आ चुके हैं कन्याकुमारी बीच पर, जिसे कोमोरियन बीच के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादा बड़ा बीच एरिया तो नहीं है, आप देखेंगे तो ये एक छोटा सा एरिया है और टुकड़े टुकड़े में बना हुआ है। मतलब ये जो सैंड वाला एरिया है काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ की जो रेत है उसमें सी शेल्स के पार्टिकल काफ़ी सारे नज़र आते हैं। इस वजह से जब सनलाइट बीच पर पड़ती है, बीच की रेत पर पड़ती है, तो ये काफ़ी चमकता हुआ नज़र आता है। कन्याकुमारी में अब हम आ चुके हैं गांधी स्मारक मंडपम के पास में, जो कि महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। इस स्थान का इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी जी का अस्थि कलश रखा गया था और उसके बाद में त्रिवेणी संगम में प्रवाहित किया गया था। कन्याकुमारी में एक लाइट हाउस भी बना हुआ है, जिसके ऊपर तक जाया जा सकता है। यहाँ पर एक लिफ्ट की फैसिलिटी भी है। और अभी हम आए हैं अपने होटल के टेरेस एरिया पर, यानी कि छत वाले एरिया पर, जहां से आप देखेंगे तो यहां से कन्याकुमारी का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और जैसा कि मैंने कहा कि कन्याकुमारी हमारे देश का आखिरी भूभाग है, तो यहाँ से आप एक्चुअल में देख भी पाएंगे कि जो लैंड वाला एरिया है उसके बाद टोटली समुद्र चालू हो जाता है, जो कि है अथाह समुद्र, यानी कि एंडलेस सी। कन्याकुमारी में अब हम आ चुके हैं वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए, जिसे मिनी तिरुपति टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 2019 में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से उन श्रद्धालुओं के लिए किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए नहीं जा पाते, तो वो यहाँ पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
कन्याकुमारी से लगभग 13 किलोमीटर दूर अब हम आ चुके हैं सुचिंद्रम स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए। और ये मंदिर त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। मंदिर के अंदर भगवान हनुमान जी की एक विशालकाय प्रतिमा भी है, जिनके भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। कन्याकुमारी में अब हम पहुंच चुके हैं सनसेट पॉइंट पर, जो कि कन्याकुमारी का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के पास में स्थित है। इस वजह से यहाँ से सनसेट और सनराइज का बेहतरीन नज़ारा देखा जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं कन्याकुमारी के मार्केट एरिया में, जो कि यहाँ का लोकल मार्केट है और यहाँ पर हर तरह की चीज़ उपलब्ध होती है। अगर आप यहाँ पर क्लॉथिंग्स लेना चाहते हैं, कुछ कपड़े लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। सी शेल से बनी हुई चीज़ें लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध होती है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं, कुछ फूड आइटम्स ट्राई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। और कई सारी डेकोरेटिव पीसेस की भी दुकानें यहाँ पर हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। आज है हमारी इस यात्रा का आखिरी दिन और अब हम चल रहे हैं तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए, जिसका डिस्टेंस कन्याकुमारी से लगभग 90 किलोमीटर्स का है। अब हम पहुंच चुके हैं तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर, जहां से हमारी फ़्लाइट है, जिससे कि हम जाएंगे वापस से अपने घर के लिए। मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी की हमारी ये यात्रा हमने मार्च के महीने में की थी, लेकिन इस यात्रा को आप साल भर में कभी भी कर सकते हैं। पर अगर बेस्ट सीज़न के बारे में बात करें तो वो रहेगा विंटर्स का। लेकिन अगर आप इस यात्रा को मॉनसून के दौरान प्लान कर रहे हैं तो इस यात्रा को प्लान करने से पहले वेदर चेक ज़रूर कर लें। तो चलिए अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी का हमारा ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थीं। ये टूर पैकेज हमने बुक किया था फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 5 नाइट 6 डेज़ का। इस टूर पैकेज में हमें एक लग्जरी होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली थी, जहां पर हम रुके थे। हमारे इस टूर पैकेज में एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी थी, जिससे कि हमने सभी साइट सीन्स किए और हमारा ब्रेकफास्ट इसी टूर पैकेज में शामिल था। ये टूर पैकेज हमें पड़ा था 22,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस टूर के दौरान हम 2 व्यक्ति थे। लेकिन आपके लिए टूर पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है कि अगर आप इस सेम टूर के लिए अगर कम से कम 4 व्यक्ति आते हैं तो इस सेम टूर का कॉस्ट आपको पड़ेगा 18,900 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और अगर इस सेम टूर में आप 6 से 7 व्यक्ति आते हैं तो इस टूर पैकेज का कॉस्ट आपको और कम पड़ेगा, जो कि है 16,500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने ज़्यादा लोग आप आएंगे उतना सस्ता ये पैकेज आपके लिए पड़ेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब सीज़न टाइम होता है तो इस सेम टूर पैकेज के कॉस्ट थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर क्राउड ज़्यादा होता है। और सर्दियों का टाइम यहाँ पर जैसे बेस्ट सीज़न है, जैसे कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो उस टाइम आपको रेट्स थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे। अब बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में तो फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली और इस टूर के दौरान हमने काफ़ी एंजॉय किया। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह फ्लूटो हॉलीडेज़ कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, तो वहां से आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी यात्रा मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी की। हमारा अनुभव यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहा। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।